जी नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं मुगीस साहब से। मुगीस साहब, हम एचआर में मौजूद लोगों के किरदार के ऊपर बात कर रहे थे। उनका रोल क्या है कि वो इस तरह के मामले, मेडिकल के मामलात हैं, जो वेलफेयर प्रोवाइड करें, बेनिफिट्स प्रोवाइड करें, वहाँ पे उनके केसेस रोक लेते हैं। तो वो भी एक ऐसा मसला है कि जहाँ पे इंसान परेशानी का शिकार हो रहा होता है, हरासमेंट ही है वो हमारी नज़र में। तो उसके ऊपर एचआर का क्या रोल इसके अंदर आता है कि अगर वहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं तो एचआर जो टॉप मैनेजमेंट के ऊपर बैठे हुए लोग हैं एचआर में, वो क्या देखिए, रोल प्ले एचआर करें? का जो रोल होता है वो स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल दोनों होता जी बिल्कुल। है। स्ट्रेटेजिक पार्ट के ऊपर वो कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, विजन होता है, उसको इंश्योर करना, उसको अलाइन करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये जिम्मेदारी होती है। जी बिल्कुल। ऑपरेशनल लेवल के ऊपर डे टू डे जो अफेयर्स होते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड हो, टैलेंट एक्विजिशन से रिलेटेड हो, या कंपनसेशन बेनिफिट जिसके हवाले जी से आप जी जी बात कर रहे जी हैं जी। सारी, तो इसके अंदर जो है वो एचआर का काम होता है कि लोगों को फैसिलिटेट करे, ना कि फैसिलिटेट तंग करना। करे। जी ठीक बिल्कुल। है, एक ड्यू पॉलिसी है, एक ड्यू प्रोसेस है, उसको इंश्योर करना जी ये ऑर्गेनाइजेशन के एचआर की जिम्मेदारी है। सिर्फ उनके लिए नहीं, जो लोग काम कर रहे हैं जी वो तो है ही जिम्मेदारी, जी। लेकिन अगर कोई नौकरी छोड़ के चला जाता है तो जब तक उसके ड्यूज क्लियर नहीं होते, उसके साथ कम्युनिकेट करना, टाइमली उनके ड्यूज को क्लियर करना, उसके एक्सपीरियंस ये तो सर्टिफिकेट्स सारे उसको मामला दे रहे हैं, ये एचआर ने सारे इंश्योर बिल्कुल ये करवाने हैं, सारे लेकिन अगर मामला। एचआर का कोई बंदा इस तरह की इन्वॉल्वमेंट में आता है या वर्क प्लेस में जो कमेटीज बनती हैं वर्क प्लेस हरासमेंट के ऊपर, उसमें से कोई बंदा, अब ये दोनों क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा बिल्कुल। कंबाइन करने की कोशिश, क्लब करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारा आप प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा चल रहा है कि एक तो आप ये देखिए कि एचआर का कोई पर्सनल इन्वॉल्व होता है, लाइक असिस्टेंट मैनेजर लेवल का बंदा इन्वॉल्व होता है, उसने केस रोक के रखा हुआ है, या उसने वो रेड टेपिंग वाली सिचुएशन है कि फाइल के अंदर दबा के रखा हुआ है, काम नहीं करके देना, बायसनेस आ जाती है उसके अंदर। दूसरा कि अगर हरासमेंट होती है और हरासमेंट के अंदर कोई कमेटी का ही कोई मेंबर शामिल होता है, थोड़ा सा अगर मैं उससे ऊपर चला जाऊं, अब ये तीन चार चीज़ें मैं मिक्स कर रहा हूं आपके साथ, क्लब कर रहा हूं, आप प्लीज़ उसको इंश्योर कीजिएगा कि इसको आंसर कर सकें। फिर आप ऊपर चले जाएं, कंपनी के सीईओज अगर इस तरह के मामलात के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसे में क्या करे फिर? कंप्लेनर क्या करे? वो कहेगा यार ये तो चीफ एग्जेक्टिव ही इन्वॉल्व है, या किसी डिपार्टमेंट का हेड इन्वॉल्व है, कमेटी का खुद बंदा ही इन्वॉल्व है, तो मैं कहाँ कंप्लेन करूँ फिर इस चीज़ की? देखिए, एक प्रोवर्ब है जिसे कहते हैं नो वन इज अबव द लॉ, ये ठीक हमने है सुना ठीक होगा। है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो कॉर्पोरेट सेटिंग्स के अंदर भी ये होता है कि कोई भी एम्प्लॉय, चाहे वो एचआर डिपार्टमेंट का ही क्यों ना हो, एचआर का हेड ही क्यों ना हो, जी कोई भी एब्जॉल्व नहीं है इस तरह की चीज़ों से। ये सारी चीज़ें टॉप पे कंपनी की, जो मैंने बताया कि जो वैल्यूज़ हैं, जो फिलॉसफी, ये उसको डिफाइन करती हैं कि वो मैकेनिज्म किस तरह का आपने क्रिएट किया। फॉर जी एग्जांपल, आपने सवाल किया कि अगर एचआर के लोग खुद ही इस तरह की किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो गए जी और उनके अगेंस्ट कोई कंप्लेन आ रही है, तो जाहिर है, फॉर एग्जांपल, अगर एचआर हेड तक आएगी पहले कि जी आपके दो तीन लोग हमें तंग कर रहे जी हैं, तो ये बिल्कुल। जिम्मेदारी उस एचआर हेड की है कि उसको इंश्योर करे। इंश्योर करे। इसको इंश्योर करे कि पहले तो उसको इंश्योर करना है कि इस तरह के टीम मेंबर्स ही ना हो ठीक है आपकी टीम के अंदर। और जी, एचआर क्योंकि की जो सिलेक्शन जिम्मेदारी जो है ना, सिलेक्शन बड़ी यही मतलब इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोग जो होते हैं वो एचआर की तरफ जो एचआर है की वो देख तरफ। रहे होते जी हैं। बिल्कुल। तो वहाँ जो सिलेक्शन होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती जी है, जी जी और उन लोगों की जो कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए वो थोड़े से ह्यूमन सेंट्रिक होने जी चाहिए। बिल्कुल मतलब थोड़ा बिल्कुल। सा उनको, एक तो एक्सट्रोवर्ट हों वो, जी, ऐसे लोग जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो एचआर की वो फील्ड तो में नहीं एचआर चल की सकते। फील्ड में ठीक नहीं है, चल सकते हैं उनके बिल्कुल। अंदर एक तो ठीक है, एक सोशलाइजेशन उनके अंदर होनी चाहिए, और उनके अंदर वो फीलिंग, वो रियलाइजेशन होनी चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी जो है ना आम लोगों से बढ़कर है, फैसिलिटेट करना है। फैसिलिटेट करना जी जी हमें जी। आम लोगों से बढ़कर है। और अगर जाहिर है इंसान है, अगर इस तरह की कुछ चीज़ रिपोर्ट हो जाती है, तो ये एचआर हेड की जिम्मेदारी है कि उस टीम मेंबर को इमीडिएटली एलिमिनेट करे उस टीम में से। और या अगर इस उसको तरह की चीज़ समझाए, में, इसको देखिए, ये डिपेंड करता जी जी है जी, कि केस क्या केस है, क्या है। केस क्या कोई है। ऐसी कोई चीज़ है कि उसको वार्निंग देनी है, तो आप उसको वार्निंग दें। ठीक और है अगर कोई ऐसी आपने डिफाइन कर दी है कि ठीक है जी, इसके ऊपर नो टॉलरेंस है, तो ठीक आप है उसके ऊपर जो भी एक्शन आपने डिफाइन किया है वो आपको एक्शन ठीक है। जब लेना एचआर का होगा। रोल ये आ तो गया, हो अब गया आ जाए एचआर का। कमेटीज के ऊपर। ठीक है, कमेटी का कोई बंदा इन्वॉल्व होता है तो अच्छा, अब कमेटी के अंदर अगर कोई इन्वॉल्व होता है, ठीक है, फॉर आपने कह तो एग्जांपल, दिया नो वन इज अबव द लॉ, बिल्कुल, बट अब हमारे यहाँ तो कमेटी सिचुएशन डिफरेंट है। देखें, ठीक है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ जो जी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। ठीक है, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसकी मैं बात करूँ, या और भी बहुत सारी अच्छी जी 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 ऑर्गेनाइजेशन है, जी। मैं उनकी बात करूँ। अच्छी बुरी ऑर्गेनाइजेशन, हर अच्छे जगह बुरे पे लोग हर जगह हर जगह पे मौजूद होते मौजूद हैं। होते हैं सर। हम बात कर रहे हैं कि क्या बेस्ट थिंग क्या है, क्या जी होना चाहिए। जी ठीक है ना, जी तो अगर कमेटी के मेंबरान की ही कोई कंप्लेन आ जाती है, जी ठीक जी है, और वो बड़े पावरफुल से हैं, तो उसके ऊपर जो उस कमेटी को हेड कर रहा है, यानी कि ज़ाहिर है उसके ऊपर सीईओ आ जाता है। एक जी कमेटी के एम्प्लॉयज़ की कमेटी है, तो वहाँ सीईओ तक वो कंप्लेन जो है वो जानी चाहिए। जी जी अब जी ये जिम्मेदारी आ जाती है उस कंपनी के हेड के ऊपर कि वो उसके ऊपर क्या एक्शन लेता। अभी एचआर से निकल गई ये चीज़। जी जी अब जी। अगर एचआर वाला या उस कमेटी के अंदर कोई जो है कोई और डायरेक्टर है, कोई सीनियर एम्प्लॉय उस जी जी कमेटी का मेंबर है, उसी के अगेंस्ट कंप्लेन आ गई, तो उसके ऊपर एक रोल है सीईओ का, तो सीईओ ने उसको एक्शन लेना है। ठीक है ठीक
ठीक है, और जो है उसको इंश्योर करना है इस चीज को कि जी इस तरह की कोई चीज जो है वो ना हो ऑर्गेनाइजेशन में। अब हमने बात की, मैं तीसरे रोल के तीसरे टियर के ऊपर आ गया। अब सीईओ ही अगर इन्वॉल्व है, क्योंकि खास करके हमारे यहाँ जो सेक्रेटरीज होती हैं वो फीमेल रखी जाती हैं, हमारे यहाँ ये भी डिस्क्रिमिनेशन है। अच्छा जाएगा, हम इसको जितना भी कंडेम करें, लेकिन एक पार्ट ऑफ जॉब है, ठीक है, हमें करना पड़ता है। सेक्रेटरीज को इसके ऊपर बहुत सारा मसला होता है, वो बहुत सारी शिकायत हमारे पास आती हैं कि चीफ एग्जेक्टिव ने हमें हरास किया या उसको घर पे बुलाया, ऑफ द टाइम ऑफ द रिकॉर्ड उसको घर पे बुलाया, चाय के लिए कहीं पे उसे कॉफ़ी कैफ़े लेके गए। तो इस तरह के मामलात भी होते हैं। तो फिर उस सूरत हाल में क्या हो सकता है? जी देखें, इसके अंदर जो है हमारे यहाँ कुछ प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट है, कुछ एमएनसीज हैं। तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर है इसमें पब्लिक लिमिटेड या मल्टीनेशनल कंपनी, उसके अंदर स्ट्रक्चर है कि सीईओ यूजुअली एम्प्लॉइज ही होते हैं, बल्कि हर कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं जो रिपोर्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी अपनी कमिटीज होती हैं, उसमें एचआर एंड रिम्यूनरेशन कमिटी होती है, ऑडिट कमिटी होती है, ठीक है, बैंकिंग कमिटी और डिफरेंट कमिटी। तो सीईओ जो है ही इज अकाउंटेबल बिफोर दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो अच्छा, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर इन्वॉल्व होता है, अकाउंटेबल है, बिल्कुल, उसकी रिपोर्टिंग होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अब मैं फिर इसके ऊपर चला जाऊं, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से भी कोई इन्वॉल्व होता है तो क्या फिर इसके लिए क्या है? देखिए, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देखिए वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है ना। वो आते हैं हर क्वार्टर में जब मीटिंग होती है, बिल्कुल उसका एक होता है कि ठीक है वो कुछ एग्जीक्यूटिव है, कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो डे टू डे ऑपरेशंस में नहीं आते, कहीं ना कहीं जाके हेड होते हैं, वो डे टू डे बिल्कुल वो ब्रेक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कि कंप्लेन चली आती है कि भाई आपकी कंपनी के जो सीईओ हैं वो इस चीज में इन्वॉल्व है और हमने इस बात को, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो इंडस्ट्री से होते हैं ना, मुख्तलिफ लोग होते हैं उसके अंदर, बिल्कुल उसके अंदर पब्लिक लिमिटेड है, जैसे उसके अंदर होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होते हैं, और एक फीमेल डायरेक्टर का होना भी लाजमी है। एससीसीपी ने जो कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर यह है कि अब आप जो पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनीज हैं वहां पे जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो कंपोजिशन है उसमें उन्होंने कहा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होगा जिसके कंपनी के ऑपरेशन से ताल्लुक नहीं होगा, ना वो शेयर होल्डर होगा, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा जो बोर्ड में होगा। अच्छा, उसमें एक फीमेल की भी शमूलियत है ताकि डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के कॉन्सेप्ट को जो है इसके अंदर शामिल किया जाए। तो वहां पे अगर जाती है और बोर्ड के सामने एक कंप्लेन जाती है कि कंपनी के सीईओ इसमें इन्वॉल्व है, जहां पे शेयर होल्डर भी हैं उसके अंदर, कुछ ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट, तो उनके लिए वो न्यूट्रल है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो चीज को इंश्योर करें। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट अकाउंटेबल होते हैं बिफोर दी शेयर होल्डर, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, स्ट्रक्चर बता रहे जो बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर की बता रहा हूं, पब्लिक लिमिटेड की, ठीक है। अच्छा, एक है मल्टीनेशनल में भी इसी तरह का गवर्नेंस होती है, लेकिन वो एक लेयर अप होती है, वो पाकिस्तान के अलावा ग्लोबल उनके होते हैं ऑफिसेस। तो वहां पे मैकेनिज्म दिया होता है कि अगर यहाँ पे आपको कोई कंप्लेन है तो ये कंप्लेन हम ग्लोबल रीजनल ऑफिस या ग्लोबल ऑफिस के अंदर अपनी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। तो जब इस तरह की चीज होती है तो वहां ये भी पता होता है उनकी टॉप मैनेजमेंट को, अगर यहां हमने इसको टेक केयर नहीं किया तो एम्प्लॉय के पास ये मैकेनिज्म मौजूद है कि वो वहां कंप्लेन करेगा, उसके बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन होगी। फिर उसके ऊपर वो रहता है, एक खौफ रहता है कि यार इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना। अच्छा, इसकी मैं थोड़ा सा एक ये चीज भी बताऊं, इसकी फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन भी जो है वो होती है। अगर एक तरफ तो सिस्टम बहुत जो है ना वो स्ट्रांग है, लेकिन इसमें ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एम्प्लॉय इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, नाजायज इस्तेमाल कर रहे हो, कि जी यार ठीक है, अगर ऐसी चीज नहीं तो हम आपकी कंप्लेन कर देंगे। तो इस चीज दोनों तरफ से है ना, दोनों एक्सट्रीम है ना, इस तरह के एम्प्लॉइज भी मैं अभी हम अगले फेज में हम यही करना चाह रहे थे कि अगर किसी पर केस साबित हो जाता है या कोई ऐसा बंदा, चलिए पहले हम इसी की बात, अगर किसी पर केस साबित हो जाता है तो उसका एक्शन प्लान क्या है, डिसिप्लिनरी एक्शन क्या है? देखें, वो डिपेंड करता है कि इन्वेस्टिगेशन हो गई। अब इनमें से किस तरह की हरासानी का शिकार है। एक ये है कि वर्बली वो आया कि जी मेरे बॉस ने मुझे जो है वो कमरे में बुला के बहुत चीखा, बहुत डांटा, अब्यूज किया, ठीक है। एक ये है कि उसने जो है वो चीखते हुए मुझे उठा के जो है ना मुझे यूं मार दिया, थप्पड़ मार दिया। अब ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी के कौन सी किस तरह की हरासानी की गई है उसके साथ। इसको देखते हुए आपने एक्शन लेना है। कहीं वो वार्निंग देनी होगी आपको, आपने देखना होगा क्या ये पहली दफा रिपोर्ट हुआ ये केस। अच्छा, आपने देखना होगा एक ऐसा HOD है जिसके अगेंस्ट एक कंप्लेन आई है, जिसका सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्डर, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तो यू नीड टू फिगर आउट कि वो क्या रीजन होगी, कोई रूट कॉज क्या है। कहीं वो खुद परेशान है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने कुछ इस तरह की चीजें ऐसी प्रोवोकिंग चीज इस एम्प्लॉय ने उसको कह दी हो जिसपे वो
provoke अपना हो गया है, इमोशनल ठीक वो है, चीज खो बैठा हो, ठीक है। तो ठीक है, उसकी डिफरेंट चीजें ठीक है, आपके ठीक पास है, हैं। एक ठीक तो है, आपको उसको ये तो हम- देखना है, ठीक है, ठीक है ना, उसके बाद आपने ये देखना है, ठीक है जी, मतलब देखें, एक वर्ड है इमोशनल इंटेलिजेंस जी, की हम बिल्कुल, बात करते हैं, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक सबॉर्डिनेट आपके पास आता है और आने के बाद आपसे कोई बदतमीजी कर देता है, जिसपे आपको बेइंतहा जो है वो गुस्सा आता है। इसमें आपका एक तो ये कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट होकर उसको तहम्मुल कंट्रोल का कर निकाल लेंगे। लें, ठीक है, ठीक है। और आप उसके खिलाफ जो एक्शन लेना है आपने आगे, फॉर एग्जांपल एचआर को आपने कंप्लेन कर दी कि मेरा सबऑर्डिनेट आया, उसने मेरे साथ ये बदतमीजी की, और उस वक्त मैंने उसको मतलब ज़ाहिर है समझा दिया, लेकिन और ये मैं कंप्लेन कर रहा हूँ। या दूसरा ये है कि वो एचओडी जो है खुद ही रिटेलिएट कर रहा है और उसको एब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर दी या फिजिकली एब्यूज कर दिया। अब वो एम्प्लॉय अगर रिपोर्ट करता है एचआर में कि मेरे बॉस ने मेरे साथ ये किया, जब वो बॉस कहता है इसने मेरे साथ ये किया, तो हो सकता है कसूर तो एम्प्लॉय का हो, लेकिन जो एचओडी ने हरकत की है वो ऑफेंसिव है, ऑफेंसिव हो गया, तो उसके वो तो बेनिफिट डाउट में बच जाएगा, लेकिन उसके खिलाफ एक्शन होगा, क्योंकि उसने उसने वो लिमिट क्रॉस कर दी। सही है, उसने तो किया गलत, लेकिन आपने इसका क्या तरीका है भाई, आप उसको कंप्लेन करें ना उसकी, अगर उसने गलत किया उसका एक मैकेनिज्म है, लेकिन आपको ये तो अलाउ कोई नहीं कर रहा कि आप किसी को गालियां बकना शुरू कर दें या आप जो है फिजिकली अब्यूज करना शुरू कर दें किसी को। तो अभी डिपेंड करता है किस तरह की हैरेसमेंट हो रही है और किस तरह की और हैरेसमेंट अगर में। मामला खास करके आ जाता है जिनसी हरासानी का, तो फिर उसके ऊपर तो आई गेस कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। बिल्कुल, जिनसी हरासानी इन सब में सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, और ये जिनसी हरासानी जो है वो किसी फीमेल के साथ हो या मेल के साथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये वो चीज़ है जिसके ऊपर तो नो टॉलरेंस होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अगर ये चीज़ साबित हो जाती है तो उसके ऊपर इमीडिएट जो है वो एक्शन कंपनी को लेना होता है, और यूजली कंपनी जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो यही लेती हैं कि नो टॉलरेंस पॉलिसी का मतलब वो एम्प्लॉय जो है वो कंपनी में नहीं रहता, उसके खिलाफ एक्शन लेके उसको फायर कर दिया जाता है। देखिए, अगर एक लड़की के साथ जिनसी हरासानी हुई है, मैं इसको एक किसके साथ, किसी लड़की के साथ ओके, केस रिपोर्ट हुआ, बंदा मतलब कि एम्प्लॉय को फिगर आउट हो गया, कमेटी ने बता, अब वो उसने ऑफिस में तो किया क्योंकि उसकी तो नौकरी चली गई, वो तो लड़की को, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से उसके साथ इकट्ठे काम करते हैं, वो तो उस खातून का पीछा भी करेगा। आपके सामने अभी ये डॉलमेन मॉल का केस अभी आपके सामने है, इसी तरह ही हुआ ये, फिर वो उसको स्ट्रीट के अंदर, फिर क्या कंपनीज फिर आगे उसको फर्दर एफआईआर और ऑल दैट के अंदर भी इन्वॉल्व करते हैं कि उसको सपोर्ट करते हैं, और दूसरा के एम्प्लॉय को मुकम्मल तौर पे उसको फिर ब्लैक लिस्ट करने का कोई इंडस्ट्री के अंदर कोई इस तरह का कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई क्या देखिए, इसमें ये कि अगर कोई इस तरह का केस रिपोर्ट होता है और उसमें एक कोई एम्प्लॉय गिल्टी हो जाता है कि इसने हैरेसमेंट जो है वो जिनसी हरासानी की है, तो इमीडिएटली तो ज़ाहिर है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे एम्प्लॉय को नहीं रखती, जो भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है फौरन उसको फायर कर देती है। अच्छा, उसके बाद की बात ये है कि जिसकी वजह से वो निकला है, अब वो रिटेलिएशन के अंदर उस फीमेल एम्प्लॉय के साथ हो सकता है बाहर जाके उसके साथ कोई बदला ले, ठीक है। ये तो इसमें भी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि अगर कोई केस इस नौयत का है कि ठीक है जी, उसके राइट्स हैं कि वो एफआईआर लॉन्च कर सकती है फीमेल एम्प्लॉय, तो उसमें उसको सपोर्ट करे कंपनी और उसके खिलाफ एफआईआर करना चाहिए उसके खिलाफ, ये हमारी वीनस के प्लेटफॉर्म से कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर मौजूद तमाम जो लोग, जो कंपनी के ऑनर्स हैं, उनको ये रिक्वेस्ट है कि अपने ऐसे एम्प्लॉयज़ का ज़रूर साथ दें, ताकि इस तरह के जो गलत एलिमेंट्स हमारे जो सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं उनका सद्देबाब हो सके। अच्छा सर, हम प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में, आखिरी मिनट है हमारे पास, हम बात करना चाहेंगे इसका सद्देबाब कैसे मुमकिन है, हरासानी किस तरीके से कम कैसे हो सकती है। देखें, ये मैं फिर इसके ऊपर आऊँगा कि ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें ड्राइव करती हैं उसके कल्चर से जी। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, मैं अपनी ब्रुक्स फार्मा की मिसाल दूंगा, हमारे जो फाउंडर हैं अब्दुल हसीब खान साहब, जब उन्होंने कंपनी बनाई तो कुछ वैल्यूज़ उन्होंने पहले दिन से जो है वो रखी थी, जिसमें एक ये भी थी कि हरासानी और ख़ास तौर पे मतलब इसके ऊपर नो टॉलरेंस पॉलिसी है कि नो टॉलरेंस पॉलिसी। अच्छा, वो ये नहीं कि जब उन्होंने कंपनी बनाई, उन्होंने कंपनी को रन किया, उनके बाद उनकी सेकंड जनरेशन आई, अब माशाल्लाह उनकी थर्ड जनरेशन इस कंपनी को रन कर रही है, ओन कर रही है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये जनरेशन बाय जनरेशन चली आ रही हैं कि इसके ऊपर नो टॉलरेंस पॉलिसी है। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रुक्स के बारे में ये कहा जाता है कि औरतों के लिए जन्नत है। अच्छा, ठीक है। माँ बाप जब या अपने बेटियों को भेजते हैं तो उनको इत्मीनान होता है कि इस कंपनी में मतलब जिनसी हरासानी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इस चीज से इतना मतलब इतना कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ है फीमेल एम्प्लॉइज जो 20-20 साल 25-25 साल हो गए लोगों को, फीमेल एम्प्लॉइज हैं और वो माशाल्लाह से बड़े सुकून के साथ जो वो रह रही है। फिर हम बगैर बताए किसी भी दिन आके बिल्कुल मोस्ट वेलकम, यू आर बिल्कुल मोस्ट वेलकम, और बिल्कुल किसी भी दिन आए। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैंने आपको ऐसे बताया कि टॉप से ये चीज़ आती है, तो वो कल्चर जो है वो टॉप से ड्राइव होता है और लोग फिर उसको
इसको इंश्योर करते हैं इस चीज़ को, और वो चीज़ें सक्सेसफुली चल रही होती हैं। और अगर कहीं कोई ऐसी कोई चीज़ आपको कहीं ज़रा सी भी स्लाइटली भी फील होती है, सिस्टम देखिए ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इतना सब कुछ हो गया फिर पता चल रहा है, नहीं, जहां पे भी जरा सा भी कोई ऐसी कोई पॉइंट आए जहां पे आपको फील हुआ, सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप वहीं उसको पहले से डिडक्ट कर लें कि भाई ये चीज़ कुछ, देखिए बहुत सारे लोग होते हैं कंपनी के अंदर, कुछ नए होते हैं, कुछ बाहर से लोग आ रहे होते हैं, आपको नहीं पता वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ठीक है, डाइवर्सिफाइड। अब ये कंपनी की के एचआर डिपार्टमेंट की प्राइमरीली जिम्मेदारी है कि इसको इंश्योर करे कि वो बाहर से आने वाला बंदा आपके कल्चर को डिरेल ना करे, और अगर वो इसी चीज में कहीं आपको फील होता है कि वो करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं उसको प्लग इन करके प्लग आउट कर दें, उसको आप सिस्टम में रहने ना दें, क्योंकि वो सिस्टम को खराब करेगा। ठीक है, ये नहीं कि एक बहुत ही कॉम्पिटेंट बंदा आ गया है आपके पास और कंपनी को बहुत फायदा पहुंचा रहा है, वो आप कह रहे हैं उसकी ये वीकनेस है, इसको छोड़ दो, क्योंकि ये कंपनी, नो नो नो, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट अलाउड। ठीक है, अगर आप ये करेंगे तो अपना कल्चर को डिरेल कर रहे हैं, और फिर कल्चर के ऊपर अगर आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो फिर तो ऑर्गेनाइजेशन वुड एग्जिस्ट नोवेयर। तो ये वाली चीजें हैं, तो इसके अंदर जो है वो हमें जो है वो इन चीजों को गौर करने की जरूरत है। आपको आज इस मौजू पर बात करने के लिए इसीलिए मदऊ किया था, आप क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को आप बहुत अच्छे से समझते हैं, आपका 20 साल पुराना एक्सपीरियंस है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज और ऑपरेशंस को अंडरस्टैंड करने में। और नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का जो एपिसोड है वो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि हमने बात की है वर्क प्लेस हरासमेंट के ऊपर, जो कि इंतहाई हसास मौजू है और इसके ऊपर बात बहुत कम की जाती है मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। नाज़रीन, हरासानी किसी भी तौर पर, मुकम्मल तौर पर किसी भी सोसाइटी से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ख़त्म नहीं हो सकती है, लेकिन हम इसका कम से कम इसका इफ़ेक्ट लेके आ सकते हैं अपनी वैल्यूज़ के साथ, अपने कल्चर के साथ, अपनी तहजीब व तमद्दुन और अपनी सकाफ़त के साथ। तो इसके अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, जो हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट है, और इस कंप्लाइंस डिपार्टमेंट है, ये ऑडिट डिपार्टमेंट है, ये इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये इसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, ये इसके होली सोली रिस्पॉन्सिबल हैं। आप अपने ऑफिस के अंदर मौजूद तमाम लोगों का अगर इस तरीके से ख्याल करें कि वो एक आपकी फैमिली के मेंबर हैं, और आपकी फैमिली के मेंबर के साथ किसी भी किस्म की कोई हरासानी होती है, तो आपके घर के ऊपर कितना इफेक्ट होता है, आपके मुआशरे के ऊपर कितना इफेक्ट होता है, और आपके गिरदो नवा में क्या इफेक्ट होता है। तो नाज़रीन, इसी पैगाम के साथ कि आप अपने गिरदो नवा में मौजूद, अपने ऑफिस में मौजूद लोगों का ख्याल रखिए, उनके साथ जो उनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए उनको टाइमली दें, और एचआर डिपार्टमेंट इस चीज़ को इंश्योर करे कि हम जो भी काम कर रहे हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए कर रहे हैं। प्रोग्राम तालीम और तरबियत की पूरी टीम के साथ मोहम्मद सलमान अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।